वेलकम प्रोटीन्स। आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है और टाइम कम है। आपको प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोरों शोर से करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ध्यान दे करके। ये जो आपका लेके आया हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आगे भी इसी तरह क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि क्वेश्चन तो घुमा-फिरा के आपकी किताब से वहीं से आने हैं। तो बहुत हद तक क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, तो कहीं न कहीं बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट ही मिल जाएँगे, आप सारे वीडियोज़ अगर देखते हैं तो। और आपको कुछ वीडियोज़ में हेल्प हो जाएगा कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना अलग-अलग, उस चारों ऑप्शन को जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो कहीं न कहीं आपको दूसरे क्वेश्चन भी अगर इन ऑप्शन से पूछा जाए, तो भी आप हल कर सकेंगे। बस आपको करना ये है कि अभी कुछ दिन सीरियस होकर के वीडियोज़ वगैरह देख लेना है, पढ़ाई कर लेनी है, नोट्स वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है? तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो आपको हम बता दें कि जड़ जो है ज़मीन के केंद्र की ओर, है ना, गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है, इसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अब पेड़-पौधे में जैसे कोई भी पेड़-पौधा होता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, जो तना-वना का हिस्सा होता है, जो उसके पत्ते-वत्ते होते हैं, वो शीर्ष का जो भाग होता है, वो सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता है, ठीक है? तो उसको प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है? अगला है क्वेश्चन, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो ये तीनों जो है आपको पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है? ये तीनों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और अग्र मस्तिष्क में भी 2 हिस्से होते हैं, तीन पश्च मस्तिष्क में 3 हिस्से होते हैं, ठीक है? और ये मध्य मस्तिष्क जो होता है, इसको हम लोग सेकंड आई यानी दूसरी आँख भी बोलते हैं। आइए 34 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया, मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है? यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर गौर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नहीं का मतलब जो गलत है वही सही है। तो अनैच्छिक क्रिया की अगर हम बात करें, तो वह काम जो है जिनको हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है? उसको हम अनैच्छिक बोलते हैं। वमन का मतलब होता है मिचली आना, आपको जैसे उल्टी और मूड ख़राब होता है ना, उसको बोलते हैं वमन। तो वो आप अपने मन से नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लार आना, ये भी ऑटोमेटिक है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हृदय का धड़कन हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आप जो है धड़कन जो है होता है। चबाना जो है ये हम लोग जो है खुद से कंट्रोल करते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो यही क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन आपको पता ही होगा कि जैसे कोई जीव होता है, तो कोई जीव के शरीर का कोई हिस्सा बढ़ता है और फिर वो नया जीव बन जाता है, तो वो मुकुलन कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अमीबा जो होता है इसमें तो विखंडन होता है, हमको मालूम है। ईस्ट में होता है मुकुलन, तो सही जवाब ये होगा। प्लाज्मोडियम में भी ऐसा नहीं है, लेशमिनिया में भी आपको विखंडन ही होता है, ठीक है? प्लाज्मोडियम वगैरह में तो आपको अपखंडन होता है। शुक्राणु की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि शुक्राणु जो है जेंट्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंग विरेचन में होता है। गर्भाशय में ये तो लेडीज़ वाला है, और अंडाशय भी लेडीज़ वाला है, और इनमें से सभी कैसे हो सकता है? तो शुक्राणु का निर्माण विरेचन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पेड़ पौधे का आपने अलग अलग पार्ट का नाम पढ़ा था। परागकोश भाई मेल पार्ट है ना? तो ये तो फल नहीं बनता है। वर्तिकाग्र जो है ये फीमेल पार्ट ज़रूर है, लेकिन ये ऊपर का और हिस्सा है, ये भी नहीं है। वर्तिका बीच का हिस्सा है, फीमेल पार्ट का, ये भी नहीं है। अंडाशय है सही जवाब इसका। अंडाशय बाद में क्या बन जाता है सर? अंडाशय बाद में फल बन जाता है, ठीक है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलिए, लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा बोले तो एक्स वाई दोनों, ये पूर्ण जोड़ा कहलाएगा शायद, है ना? यस यही है। लिंग सूत्र का जो पूर्ण जोड़ा है एक्स वाई, वो किस में पाया जाएगा? जाहिर सी बात है वो पुरुष में पाया जाएगा, ठीक है? अगला सवाल चलते हैं, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? किसी सामान्य कोशिका में। तो हम जानते हैं कि हमारे सामान्य कोशिका में गुणसूत्र जो है, जोड़ा की अगर हम बात करें, युग्म का माने होता है जोड़ा, तो जोड़ा होता है 23, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ ये बोलता कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ा की बात नहीं करता, युग्म की बात नहीं करता, तब 46 हो जाता है आंसर। अभी फिलहाल सही आंसर कौन होगा? 23 होगा, ठीक है? 23 जोड़ा, और सिर्फ बोलता कितने गुणसूत्र, तो 46 गुणसूत्र, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव नमनीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल, कहने का मतलब जो सड़ जाता है, ठीक है, जो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है हमारा, घास है, पुष्प है तथा चमड़ा है। घास भी सड़ जाता है, पुष्प भी सड़ जाता है, चमड़ा भी सड़ जाता है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं सड़ता है इसमें, एक ये गलत हो गया, ठीक है? अगला है फसल के छिलके, ये सड़ जाते हैं, केक सड़ जाते हैं, लेकिन ये रबड़ यहाँ पर ये नहीं सड़ता, तो ये नहीं होगा।
केक सड़ता है, लकड़ी सड़ता है, घास सड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई हमको ये ऑप्शन भी सही लग रहा है और ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ठीक है। आप गौर करो, आप एक बार बताओ, कमेंट करो गौर करके। और जाहिर सी बात है, हो सकता है कि ऑप्शन में किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो, अदरवाइज़ ये दोनों सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम की ओर एक मिनट, पश्चिम की ओर ना प्रक्षेपित कोई धनावेशित, एक मिनट भाई ये क्या है, हाँ ठीक है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जो है अल्फा कण कहला रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आपको जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से है, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से है, तो इसमें हम सीधा सीधा बता दे रहे आपको, ये ऊपर मुखी होगा, ठीक है। ऊपर की ओर जो है इसका जो है डायरेक्शन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, ठीक है, ऊपर मुखी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझना होगा, तभी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मुझे भी थोड़ा समझने में भी दिक्कत हुई थी, थोड़ा है ये क्वेश्चन गहरा, आप स्क्रीनशॉट करके इस पर गौर कर सकते हैं। अगला है, तांबे के तार का आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है। तो भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा आपने पढ़ा होगा, किसमें, आपने ऐसा जनरेटर में पढ़ा होगा, ठीक है। जनरेटर में जो है ऐसा कुंडली जो है क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। जनरेटर में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इधर से एक मैग्नेट, इधर से एक मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें जानकारी के लिए बता दें कि इसको याद रखना है, इसको बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधे में, मतलब हर आधा चक्कर में जो है उस तार में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखो परिनालिका का नाम आपने सुना होगा, इसको सोलेनॉइड कहते हैं इंग्लिश में। तो परिनालिका जो होता है, परिनालिका वो सिंपल बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो जैसे बार मैग्नेट में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है नॉर्मल मैग्नेट में, परिनालिका में भी वैसा ही होता है, इसमें जब करंट पास कराया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि परिनालिका के अंदर कैसा होता है, जैसे परिनालिका है ये, है ना, तो इसके अंदर कैसा होता है, तो अंदर एकदम से पैरेलल होता है, बराबर बराबर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है। तो सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। ये जो डी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाहर की ओर से अगर हम देखेंगे तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि इसके सिरे की ओर जो है जुड़ता है, इसके या जो है सिरे से दूर जाने पर फैलता है, ये बाहर होता है। अंदर में सभी बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगला सवाल है, सौर्य कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। तो सौर्य कुकर में आपको मालूम ही है कि हम लोग को खाना गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी सवाल कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हम लोगों को रोशनी को एक जगह जमा करना होगा, सूरज के प्रकाश को एक जगह जमा करना होगा। तो अगर प्रकाश को अगर एक जगह जमा करके आप देखना चाहते हैं तो ऐसा काम कौन कर सकता है, उत्तल तो कर नहीं सकता, उत्तल तो बिखेर देगा। अवतल दर्पण क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। तो इसमें अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, उपयुक्त जो है हो जाएगा। वैसे समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है कई दफ़ा, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सर्वाधिक उपयुक्त सबसे अच्छा तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला है, चिपको आंदोलन जो है किस मुख्य उद्देश्य से संरक्षित करना था, ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस आंदोलन जो है वृक्षों के लिए हुए थे, ठीक है। पेड़ पौधे जो है नहीं काटे जाएँ इसके लिए हुए थे। तो आप ये भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि ये आंदोलन जो है किनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाँ वो जब सूख जाता है तो ये फिर बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्शन कर लेगा तो फिर ये बदल जाएगा, तब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग जो चूना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है, Na2SO4 है ना, BaCl2 जो है रिएक्शन करके BaSO4 और NaCl बना रहा है। तो याद रखिएगा इस बात को कि ये आप देख सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ये देखिए सोडियम जो था यहाँ पर, ये सोडियम जो है SO4 के साथ था, यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ है, और यह जो Ba था, बेरियम था, वो क्लोरीन के साथ है, लेकिन यहाँ पर Ba जो है सल्फेट के साथ है। तो ये Ba भी अपना जगह चेंज कर लिया, ठीक है, और ये सोडियम भी अपना जगह
चेंज कर लिया, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित किया। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा बुझा हुआ चूना हम पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पानी मिला हुआ कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सीधा चूना का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। और कैल्शियम तो सीधा सीधा एलिमेंट है, तत्व है। ठीक, अगला सवाल है Na2CO3 जो है इसका जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो Na2CO3 जो होता है क्षारीय होता है, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है। अब ये क्षारीय होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो जलीय विलयन होगा ये 7 से अधिक होगा। वैसे 10-11 के करीब होता है, इसका एक्यूरेट बोला जाए तो pH वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट की अगर बात करें, वैसे मैंने आपको जो है कल के वीडियो में एक स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें हमने अलग अलग धातु के ओर के बारे में बताया था। अभी मैं आपको बता दूं कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का है। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, आपको याद कर लेना है वो सारे के सारे। मैं अभी भी एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये वाला है, इसको आप जो है याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, आयरन का मैग्नेटाइट है, और हेमेटाइट है, कॉपर का मैलेटाइट है, और मरकरी का सिनेबार है, जिंक का कैलेमाइन है। तो यही इतना याद करने की ज़रूरत है, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए जो है धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा के ऊपर हम चांदी का तो नहीं चढ़ाएंगे, सोना का तो नहीं चढ़ाएंगे, भाई बहुत महंगा है ये। तांबा का भी चढ़ा सकते हैं, बट हाँ ये भी मतलब नहीं चढ़ाते हैं। आमतौर पर आपने जो है देखा होगा कि जिंक का चढ़ाते हैं, क्योंकि अपने साइकिल का हैंडल देखा है तो उसमें जंग नहीं लगता जल्दी से। बेसिकली लोहे का होता है, लेकिन ऊपर से जिंक का परत चढ़ा हुआ रहता है। तो सही जवाब इसका जो है ये जिंक हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगला चलते हैं। किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जा सकता है? किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा? बिरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर नहीं, इससे नहीं होता है, जिप्सम से होता है। सही बात है, जिप्सम को अगर आप गर्म करेंगे तो पीओपी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जिप्सम हो जाएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर तो ऐसे गर्म वरम करके इस्तेमाल करते नहीं हैं। आगे चलते हैं। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल है प्रोपेनॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि जब नॉन लगा हुआ है यानी ऑन लगा हुआ है तो ये कीटोन की बात कर रहा है। ठीक है, नॉन लगा हुआ है तो ये कीटोन की बात कर रहा है। अगर ऑल लगा हुआ है तो अल्कोहल, अगर अल लगा हुआ है तो एल्डिहाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नॉन अगर है तो कीटोन, तो कीटोन जो है ये है। यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन मतलब कीटोन की बात की जा रही है। तो कीटोन का फार्मूला बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। ये आपको अल्कोहल का है और ये आपको एल्डिहाइड का है। अगला सवाल है एसिटिक अम्ल का आयोपिक नेम क्या होगा? आपने एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा, इसका फार्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल का? CH3COOH। ठीक है, तो CH3COOH जो है तो 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपिक नाम इथेनोइक अम्ल जो है हो जाएगा, और फॉर्मिक का मिथेनोइक अम्ल जो है हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल चलते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जब धातु को शुद्ध करते हैं, आपने पढ़ा होगा है ना, वो जो धातु अधातु चैप्टर में, कि धातु को जब शुद्ध करते हैं हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना, विद्युत अपघटन करते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो हम विद्युत अपघटन जिस बर्तन में करते हैं उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, जिसका हम लोग प्लस माइनस चार्ज की ओर से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, और इसमें कुछ विलयन जो है होता है। तो बेसिकली बात यह है कि जो धातु इम्प्योर है, जिसको हम लोग को प्योर करना चाहते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आपका एनोड होता है। ठीक है, और एक प्योर धातु लेते हैं, उसका हम लोग नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध धातु को, तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। तो यहाँ पर
एनोड सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है आपको अशुद्ध की जगह शुद्ध पूछ दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड इसका जवाब हो जाएगा, लेकिन अशुद्ध एनोड पे। अगला सवाल, अष्टक के सिद्धांत, अष्टक मतलब वो 8 को सजाने वाला, अष्टक के सिद्धांत जो है किसने स्थापित किया था, अष्टक के सिद्धांत किसने स्थापित किया था, याद रखिएगा डोबर्नर ने तिर्यक का सिद्धांत दिया था, डोबर्नर ने तिर्यक का सिद्धांत दिया था, और अष्टक का सिद्धांत जो है आपको न्यूलैंड्स ने दिया था। तो यहाँ पर न्यूलैंड्स का सही जवाब हो जाएगा। हेनरी मोसले जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के पिता हैं, और मेंडलिफ जो है उससे पहले जो है आवर्त सारणी दिया था, और इनकी आवर्त सारणी से ही जो है अभी आधुनिक आवर्त सारणी बनने में मदद हुई है। तो अगला सवाल हम लोग जो है देखते हैं जल्दी से, वह है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। आधुनिक आवर्त नियम मतलब हेनरी मोसले का आवर्त नियम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने परमाणु संख्या के आवर्त फलन बताया था। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन जो है आपको बी में देखने को मिल रहा है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन बी में देखने को मिल रहा है। और उससे पहले जो साइंटिस्ट जितने भी तीनों आए, जैसे डोबर्नर साहब आए, न्यूलैंड आए या मेंडलिफ आए, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन बताया था, जो कि ए ऑप्शन में है। तो अगर मोसले का पूछेगा, आधुनिक वाला पूछेगा तो परमाणु संख्या के साथ जाइएगा, और अगर आपको उससे पहले किसी साइंटिस्ट का पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो रेड को अगर ब्लू करने की बात करें तो ये क्षार करता है, ठीक है, और ब्लू को लाल करने की बात जो है वो एसिड करता है। तो एसिड H+ होता है और क्षार OH- होता है। यहाँ पर OH- जो है क्या कर सकता है, रेड को ब्लू बना सकता है। याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। अगला सवाल देखिए, पादप का जो जाइलम है वो उत्तरदायी है, यानी किस काम के लिए पादप का जाइलम जो है उत्तरदायी है। तो मालूम होना चाहिए कि फ्लोएम खाना पहुंचाता है, फ से फ्लोएम, फ से फूड, वो खाना पहुंचाता है, लेकिन अब पाचन तो है नहीं, यहाँ पर पाचन लिखा है, ठीक है। लेकिन जल का वहन, मतलब जल को यहाँ जड़ से पत्ते तक पहुँचाने का काम जो है वो जाइलम है। जाइलम एक प्रकार क्या है, ऊतक है। तो यहाँ पर पादप जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, जल को जड़ से पत्ते तक पहुँचाने के लिए जो है उत्तरदायी है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प हो जाएगा। मैं और भी आपको सारे वीडियोस करा दूंगा जितने भी हैं, है ना। अभी क्या है कि टाइम है आपके पास कम और चीज़ें हैं ज़्यादा। अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर भी सारा देख लेते हैं, जो कि मैं मेरे चैनल पे सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, अभी तक कुछ 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, और जितने भी 2022 तक क्वेश्चन हैं सारे ही मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा बोले तो एनर्जी करेंसी, ठीक है, तो ATP को कहा जाता है। आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्या दफ़ा इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोले तो ATP, ठीक है, और ADP भी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन ये ऊर्जा करेंसी नहीं है, ये बाद की बात है, एनर्जी निकालने के बाद ऐसा होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ये तो हो गया। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ठीक है, पत्तों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है, स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है, हाँ याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय के रक्त रुधिर, हृदय को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब हृदय जो है ना, हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो है वो पूरे शरीर में जो हमारे प्योर ब्लड को पंप करता है वो किससे करता है, निलय से करता है कि अलिंद से करता है। तो 4 कोष्ठ होते हैं रक्त में, हम लोगों के हार्ट में, ये बात याद रखिएगा। तो ऊपर वाला अलिंद होता है और नीचे वाला निलय होता है। तो निलय से जो है पंप करता है, याद रखिएगा, निलय से पंप करता है, ठीक है। अलिंद से तो इंटर करता है, अलिंद से इंटर करता है, और पंप जो करता है, भेजता जो है वो निलय से करता है, नीचे वाले से भेजता है, नीचे वाले चैम्बर से। 4 चैम्बर होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर निलय जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। अलिंद से होता है कि अलिंद में इंटर करता है ब्लड, चाहे वो बॉडी से इंटर करे, चाहे वो फेफड़े से आके इंटर करे, लेकिन इंटर करने का काम अलिंद से होता है और निकलने का काम निलय से होता है। अगला सवाल है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। अगर पत्तियों को मुरझाना है भाई तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एसिड वाला एब्सिसिक अम्ल जो है उत्तरदायी है। याद रखिएगा कि ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, है ना, जिब्रेलिन, ये सब जो है पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, और ये सब ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो है वो आपको पेड़ डिग्रेडिंग हार्मोन है, ठीक है। पेड़ पौधों में 5 हार्मोन पाए जाते हैं, नाम याद रखना आपको। तो मुरझाने के लिए एब्सिसिक अम्ल जो है उत्तरदायी होता है। चलिए ये तो होगी
31 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 32 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, 40 क्वेश्चन जो है कराना है आपको। तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। 2018 के ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे थोड़ा सा टफ भी लगा। 2018 में जिनका भी ये क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा था इनका लेवल। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ दर्पण के उपयोग किस मरीजों का दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। मुझे ये हिंदी पता नहीं, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो सिंपल सी बात यह है कि दर्पण जो है के 3 प्रकार के मतलब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण का ही जो है ऑप्शन उत्तल या अवतल को चुनेंगे, क्योंकि बड़ा या छोटा करके अगर देखना हो तो उत्तल या अवतल होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। और अवतल दर्पण बड़ा छोटा सब दिखा सकता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा बड़ा करके देखने के लिए, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब बराबर देखना होगा तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, जो है मुँह देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग रोजाना करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी और अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट बोले तो विभिन्न दिशा में बिखेरने वाला, तो बिखेरने वाला कौन होगा, आप ही सोचिए। लेंस की बात कर रहा है, तो ये वाला लेंस जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ। इसको अवतल लेंस बोलेंगे। तो अवतल लेंस जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है, यानी अभिसरित करता है, प्रकाशीय किरणों को एक जगह जमा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। तो पुतली मतलब आइरिस, है ना, हमारे आंखों में जो होता है उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो परितारिका जो है इसको एक तरह का नस है जो उसको पकड़ के रखता है, यही जो है उसको नियंत्रण करता है। नेत्र लेंस तो ये खुद जो है दूसरे पे टिका है भैया, ठीक है। रेटिना तो पीछे की ओर होता है, इसको ये मतलब अंदर से होता, अंदर का भाग होता है। ये पुतली तो आगे की ओर से, बाहर के भाग से हम लोग देख सकते हैं, काला वाला हिस्सा जो होता है। तो यहाँ पर परितारिका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब कौन ऐसा बीमारी है जिसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस लगा हुआ था चश्मे में, ठीक है। तो ऐसे चश्मा को बोलते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। ऐसे चश्मा को द्विफोकसी लेंस कहते हैं, और ये बूढ़े लोगों में जो है ये बीमारी होती है, और इसको ज़्यादा दूरदर्शिता कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इंसान नज़दीक भी नहीं देख पाता है और दूर भी नहीं देख पाता है। तो चश्मे में दोनों लेंस लगा हुआ रहता है, नज़दीक देखने के लिए अलग और दूर देखने के लिए अलग। और मोतियाबिंदु जो है चश्मा लगा कर ठीक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। मोतियाबिंदु जो है चश्मा लगा के ठीक नहीं हो सकता, ये एक तरह का परत पड़ जाता है आँखों के ऊपर, इसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण से, मान लीजिए इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है समझने वाला है। मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, और ये एक पर्दा है, ठीक है। तो दर्पण से जो है आया लाइट और पर्दे पे इमेज बना, तो इमेज वहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर फोकस होता है, ठीक। तो सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल आपसे पूछा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापन की ज़रूरत है। फोकस दूरी नापने के लिए तो जाहिर सी बात है भैया, जहाँ पर फोकस होगा वहीं पर पर्दा होगा, है ना। तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को आप नाप लीजिए। तो फोकस जो है, मान लीजिए मैंने अभी फोटो बनाया था ना, ये मान लीजिए दर्पण है और ये मान लीजिए पर्दा है। तो फोकस दूरी, जहाँ पर फोकस होगा वहीं पे इमेज होगा। तो अगर पर्दा पे इमेज बन रहा है तो इसका मतलब है कि फोकस यहीं पे है, ठीक है। यहाँ फोकस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप नाप लीजिए। कहने का मतलब है दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी नापनी होगी। देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन है, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। अगला चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, जो हमारा उत्तल और अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है यही आपको बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है, उत्तल लेंस। जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा हम लोग को छोटा इमेज देता है। तो अवतल लेंस का जो 2 ऑप्शन है वो तो वैसे ही खत्म हो गए, वो कट गए, वो तो होंगे नहीं, ठीक है। बचा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जिसकी फोकस दूरी जितनी छोटी होती है ना, उसका इमेज उतना बड़ा होता है। तो अगर आपको बड़ा करके देखना है तो कम फोकस दूरी वाला लीजिए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लीजिए, 50 वाला मत लीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 50 सेंटीमीटर का भी एक तो फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया है, एक तो 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया है। तो 5 वाला लीजिए, ठीक है। कम फोकस दूरी रहेगी तो आपको जो है और साइज़ जो है बड़ा देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? विद्युत विभवांतर बोले तो वोल्टेज, ठीक है, क्या बोले तो वोल्टेज, तो वोल्टेज का वोल्ट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज का वोल्ट होगा। ओम किसका होता है आप ही लोग मुझे बताओ, रेजिस्टेंस का होता है ना, और वोल्ट पर कूलम है और एम्पियर है, एम्पियर करंट का होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वैसे विभवांतर का ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लघुपतन, बोले तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के टाइम में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में जो है विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस बात का याद रखिएगा। तो ये आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2018 का ये था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप गौर से देखेंगे वीडियो को ईयरफोन लगा करके ढंग से, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा से रिपीट होता रहा है। वैसे भी क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, सारे किताब से ही तो बनेंगे, किताब से बाहर थोड़ी क्वेश्चन आएगा, और किताब में यही सब चीज़ें हैं, है ना। तो आई होप कि आप मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, और यहीं तक आज के लिए, फिर अगला वीडियो कल हम मिलते हैं। शुक्रिया।